तो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। जहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं अपना इंडस्ट्रियल एंड लेबर एक्ट्स कवर कर रहे हैं। बेसिकली इसमें 3 एक्ट्स हम कवर करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट स्टार्ट कर चुके हैं और आज के इस वीडियो से हम लोग मतलब स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक ट्रेड यूनियन एक्ट का, दैट इज़ द लाइबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस। तो देखो, इसे पिछले वाले वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि किस तरीके से क्या-क्या अगर हम एक बार रजिस्टर कर देंगे किसी भी ट्रेड यूनियन को, तो उसके बाद उनके पास क्या-क्या राइट्स आ जाएँगे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कवर कि उनकी क्या-क्या लायबिलिटीज़ बनती हैं, क्या उनकी ड्यूटीज़ बनती हैं, जो कि एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को फुलफ़िल करनी ही पड़ेंगी। अब देखो, आपने ये एक कहानी तो सुनी होगी, कहावत तो सुनी होगी कि दैट देयर आर टू साइड्स ऑफ द कॉइन्स, यानी कि अगर राइट्स आपको मिल रहे हैं तो उसके साथ-साथ कुछ लायबिलिटीज़ भी होंगी। सिमिलरली जिस तरीके से हमारे सिटिज़न्स के पास कुछ राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो ऑन द अदर हैंड कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बनती हैं हमारी, जो कि हमें फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, राइट? सो सिमिलरली एक ट्रेड यूनियन को जब हम रजिस्टर करवा लेते हैं, तो उनकी कुछ राइट्स के साथ-साथ कुछ लायबिलिटीज़ भी बनती हैं। अब ये टॉपिक आपको, अगर आपने राइट्स वाला टॉपिक देखा हुआ है, तो आपको ये लायबिलिटीज़ वाला टॉपिक बहुत ईज़ी लगने वाला है, क्योंकि जो इनके राइट्स हैं, उन्हीं में से निकल कर इनकी लायबिलिटीज़ भी बनती हैं। तो ये टॉपिक अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है, तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखिए, तो आपको बहुत ईज़ी तरीके से समझ आ जाएगा कि लायबिलिटीज़ क्या-क्या बनती हैं एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की। सो चलिए, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप सभी अपने घर पे प्यार से होंगे, अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। सो चलिए, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's begin with the framework of responsibility. So under the Trade Unions Act, a registered trade union is subject to the statutory duties to ensure transparency, democratic functioning and the lawful use of the funds. कि अच्छे तरीके से एक ट्रेड यूनियन ट्रांसपेरेंट तरीके से और डेमोक्रेटिक फंक्शंस के साथ और अच्छे तरीके से लॉफुल तरीके से अपने फंड्स को यूज़ कर सके, तो ये सारी चीज़ों के लिए उनको एक स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ दे दी गई हैं कि जो कि उनको फुलफिल करनी ही करनी है। अब हम इन ड्यूटीज़ को बेसिकली किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है टेबल ऑफ कंटेंट्स के में अंदर, दैट सेक्शन 6 के अंदर दी गई है रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, एंड सेक्शन 12 इज रिलेटेड टू द हेड ऑफिस नोटिसेस, 15 एंड 16 इज रिलेटेड टू जनरल एंड क्रिटिकल फंड। तो आई होप कि अगर आप यहाँ तक, अगर अभी तक आप मेरी वीडियोस कॉन्टिन्यूसली देखते आ रहे होंगे, तो फिर आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग बहुत बार रिपीट कर चुके हैं जनरल फंड्स और क्रिटिकल फंड्स में डिफरेंस क्या होता है और इनमें बेसिकली क्या-क्या डिफरेंसेस क्या हैं बेसिकली इन दोनों में। जनरल फंड्स क्या होते हैं, क्रिटिकल फंड्स क्या होते हैं, कंपल्सरी कौन-सा होता है, तो वो हम इतनी बार रिपीट कर चुके हैं। तो वो भी इनके कहीं न कहीं लायबिलिटीज़ के साथ ही जुड़ा हुआ सेक्शन है, 15 एंड 16, एंड सेक्शन 20 इज़ रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ इंस्पेक्शन, 21 ए एंड 22 इज़ रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव एंड ऑफिस बेयरर्स, 25 इज़ रिलेटेड टू द नेम चेंज ऑफ नेम एंड द अमालगमेशन के रिलेटेड है, 27 एंड 28 रेज़ोल्यूशन के रिलेटेड है और रिटर्न्स फाइल करने होते हैं जो उनके रिलेटेड है। तो यहाँ से आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि किस तरीके से ये राइट्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वही इनके लायबिलिटीज़ के अंदर भी इंक्लूड करे गए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं, वो थोड़ी बहुत चेंज होंगी, बट आप कह सकते हैं कि एक पॉइंट्स आपके सेम ही रहेंगे, उसी में से उसके राइट्स भी निकलेंगे, उसी में से उसकी लायबिलिटीज़ भी निकलेंगी। सो चलिए, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इसके सेक्शन 6 के साथ, जो कि है उनकी फर्स्ट ड्यूटी, दैट इज़ टू प्रोवाइड द रूल्स। कि स्टेट जो भी ट्रेड यूनियन बना रहे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने सारे के सारे रूल्स को, एक सेक्शन 6 के अंदर हमने जब रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट कवर कर रखा था, तो उसमें आपने बहुत डिटेल में हमने ये पढ़ा हुआ है इस सेक्शन 6 के बारे में, कि क्या-क्या रूल्स उनको प्रोवाइड करने हैं ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करवाने के लिए। और ये सारे रूल्स जो भी होंगे उनके, इन्हीं के थ्रू ही उस ट्रेड यूनियन को गवर्न करा जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको पहले से प्रोवाइड करना कि क्या-क्या इनके रूल्स होंगे। तो एक बेसिक सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप रजिस्ट्रेशन वाला जो है वीडियो वो चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, रूल्स बेसिकली क्या-क्या प्रोवाइड करने होते हैं। सबसे पहले तो उनको ये बताना होगा कि ट्रेड यूनियन का नाम क्या है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, जनरल फंड्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे, लिस्ट किस तरीके से मेंटेन करी जाएगी मेंबर्स की, ऑर्डिनरी मेंबर्स को कैसे एडमिट करा जाएगा, एंड इसके अलावा मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनको कितना पे करना है, हर एक मेंबर को कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे करना है, वो सब डिसाइड करा जाता है। देन अमेंडमेंट्स अगर करनी है किसी भी रूल्स में, तो उनमें प्रोसीजर क्या रहेगा, उनका ऑफिस बेयरर्स की इलेक्शंस क्या रहेंगे, उनका टेन्योर क्या रहेगा, क्योंकि 3 ईयर से एक्सीड नहीं हो सकता, 3 ईयर से कम का टेन्योर वो रख सकते हैं जितना मर्जी, एंड सेफ कस्टडी ऑफ द ट्रेड यूनियन फंड्स, एंड लास्ट इज द मैनर ऑफ डिसोल्यूशन, कि किस तरीके से ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व करा जा सकता है। तो वो हर एक ट्रेड यूनियन के लिए यूनिक प्रोसीजर हो सकता है, तो वो अपने इन रूल्स के अंदर वो मेंशन करके बताएंगे। तो यहाँ पर हमारी कवर होती है फर्स्ट लायबिलिटी।
लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब जो भी एग्जीक्यूटिव रहेगा, हमने पढ़े थे ऑफिस बेयरर्स क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, राइट। तो एग्जीक्यूटिव जो रहेंगे उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पे बताया गया सेक्शन 21A के अंदर एंड सेक्शन 22 के अंदर। सेक्शन 21A इज रिलेटेड टू द एज क्वालिफिकेशंस की, भले भले कि मतलब कि आपने जिस भी पर्सन को एज एन ऑफिस बेयर या फिर एज एन एग्जीक्यूटिव का मेंबर अगर क्वालिफाई करने के लिए वो जो पर्सन है 18 ईयर्स की एज अटेन कर लेनी होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था ना ऑलरेडी पिछले वाले वीडियो के अंदर कि माइनर्स के पास भी राइट्स होते हैं कि वो भी मेंबर्स बन सकते हैं ट्रेड यूनियन के। लेकिन अगर उनको एग्जीक्यूटिव बनना है या फिर ऑफिस बेयर बनना है तो उनकी एज क्वालिफिकेशंस क्या है कि वो 18 ईयर्स से अबव की एज के होने चाहिए। सेक्शन 22 इज रिलेटेड टू द कॉम्पोजिशन इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, देखो ऑर्गेनाइज सेक्टर तो वो होता है जहाँ पे सब चीज़ें आपके मेंशन करी गई कि कितने उनको राइट्स दिए जाएंगे, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखा जा रहा है बेसिकली। उनके वर्किंग आवर्स कैसे हैं और उनके जो है वर्किंग कंडीशंस किस तरीके की हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जानी है वर्कर्स को, तो वो होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, जहाँ पर हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज करके चल रहे हैं। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसका जस्ट ऑपोजिट होता है कि जहाँ पर कोई भी रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं आप, बल्कि कोई भी वो जो यूनियन है वो रजिस्टर्ड नहीं है अगर मान लो, तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ही कहीं न कहीं काउंट होती है। तो उन केस में कंपोज़िशन क्या रहेगी, सो एट लीस्ट वन हाफ ऑफ द ऑफिस बेयरर्स मस्ट बी द पर्सन्स एक्चुअली एंगेज्ड और एम्प्लॉयड इन द कंसर्न्ड इंडस्ट्री। तो ये यहाँ पर एक कंपोज़िशन रखी गई है कि अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जीक्यूटिव को कॉन्स्टिट्यूट करना है तो इन दैट केस उनकी एट लीस्ट वन हाफ ऑफ द ऑफिस बेयरर्स जितने भी एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं या फिर एंगेज्ड हैं किसी भी कंसर्न्ड इंडस्ट्री के अंदर, तो वहाँ के वन एट लीस्ट वन हाफ जो है वो पर्सन्स ऑफिस बेयरर्स होने चाहिए। सो दिस इंश्योर्स द लीडरशिप इज रूटेड इन द इंडस्ट्री। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेक्शन 15, दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द जनरल फंड्स। तो बेसिकली जनरल फंड्स को किस तरीके से यूटिलाइज करा जाएगा, तो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे प्रोवाइड करा गया सेक्शन 15 के अंदर। तो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि जनरल फंड्स क्या होते हैं, कि जहाँ से बहुत ज़्यादा मेन खर्चे जो होते हैं बेसिकली ट्रेड यूनियन के, वो सारे जनरल फंड्स में से कट कर जाते हैं। लाइक से फॉर एग्जांपल कि उनको सैलरीज और अलाउंसेस देने हैं ऑफिस बेयरर्स के, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या फिर अकाउंट्स के ऑडिट करने में जो भी उनके एक्सपेंसेस लग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जनरल फंड में से काटी जाएंगी। इसके अलावा कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहा है, कोई केस चल रहा है, कोई केस करना है या फिर केस के लिए डिफेंस करना है उनको खुद का, तो उसके रिलेटेड जितने भी पैसे होंगे वो सारे जनरल फंड में से काउंट होंगे। इसके अलावा कंडक्ट ऑफ द ट्रेड डिस्प्यूट्स, कंपनसेशन टू द मेंबर्स फॉर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम द डिस्प्यूट्स, वेलफेयर बेनिफिट्स होंगे जैसे डेथ के लिए, सिकनेस, एक्सीडेंट्स या अनएम्प्लॉयमेंट और ओल्ड एज वगैरह के लिए, तो उस केस के अंदर सारे के सारे पैसे जनरल फंड में से दिए जाएंगे। देन नेक्स्ट इज द एजुकेशनल, सोशल और रिलीजियस बेनिफिट्स अगर देने हैं उनको किसी अपने वर्कर को या किसी मेंबर को ट्रेड यूनियन के, तो वो जनरल फंड में से दे सकते हैं। एंड मेंटेनेंस ऑफ अ ट्रेड यूनियन पीरियोडिकल, तो यानी कि पूरा एक प्रॉपर रिकॉर्ड उनका मेंटेन रहना चाहिए ट्रेड यूनियन का, तो वो सारी चीज़ें जो है जनरल फंड में से उनको यूटिलाइज करा जाएगा। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल फंड। सो पॉलिटिकल फंड इज गिवन अंडर सेक्शन 16, तो ये बिल्कुल एक कंपलसरी नहीं होता कि पॉलिटिकल फंड में सबने ही पे करना है, अपने आप से वो वॉलंटरली जितना मर्जी पे कर सकते हैं पॉलिटिकल फंड के लिए। और ये पॉलिटिकल फंड बेसिकली किस लिए यूज़ होगा, तो जो भी उनके इलेक्शंस के रिलेटेड पैसे हैं या फिर इलेक्शन प्रोपेगेंडा के रिलेटेड हैं या फिर जो भी मेंबर्स हैं हायर पोस्ट पर, तो उनको अगर मेंटेन करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल फंड में से काउंट होंगी। इनको यूज़ कहाँ पे करा जाएगा, सो देखो यहाँ पे टू प्रमोट सिविक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग सपोर्टिंग द इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स, होल्डिंग द पॉलिटिकल मीटिंग्स और डिस्ट्रीब्यूटिंग द पॉलिटिकल लेक्चर्स एंड मेंटेनिंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो इन सब चीज़ों के लिए इस पॉलिटिकल फंड को यूज़ करा जा सकता है। स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन इसको किस तरीके से दिया गया है, सो की प्रोटेक्शन फॉर द मेंबर्स क्या है, दैट द कंट्रीब्यूशन मस्ट बी लेविड, मस्ट बी सेपरेटली लेविड। ऐसा नहीं है कि अलग मतलब उसी में इंक्लूड कर दिया अपने जनरल फंड्स में से, तो उसको सेपरेटली लेवी उनको करना पड़ेगा। सेकंड इज नो मेंबर कैन बी कंपेल्ड टू कंट्रीब्यूट, किसी भी मेंबर को वो फोर्सफुली कंपेल नहीं कर सकते कि आपको पॉलिटिकल फंड में पे करना ही करना है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि वॉलंटरी होता है ये बेसिकली। नेक्स्ट थर्ड इज नॉन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी अ कंडीशन फॉर द एडमिशन। ऐसा आप नहीं कह सकते किसी मेंबर को कि अगर आप एक बार पे नहीं करेंगे अगर आप पॉलिटिकल फंड में, तो आप ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं बन सकते। ऐसी कोई भी कंडीशंस आप इम्पोज नहीं कर सकते हैं। तो ये आगे इसकी किस तरीके से मेंबर्स को किस प्रोटेक्शन दिया गया है फ्रॉम द पॉलिटिकल फंड, तो और कहाँ पे यूज़ होगा इनका वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट इज नोटिफाइंग द चेंजेस टू द रजिस्ट्रार। तो बेसिकली अगर कोई भी नेम के अंदर अगर रजिस्ट्रार के जो भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है उसमें अगर कोई भी नेम में कुछ भी चेंजेस करने हैं, सो दैट इज गिवन अंडर दिस। सो यहाँ पे देखो चेंज ऑफ नेम और अमेलगमेशन का प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। सेक्शन 25 के अंदर दिया गया कि अगर मान लो कि कोई भी ट्रेड यूनियन अपने
अपनी जो ट्रेड यूनियन है उसका बेसिकली नेम चेंज करना चाहते हैं, अगर मान लो वो, तो इन दैट केस उनको एक राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास में, और वो नोटिस सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स के द्वारा साइंड होना चाहिए, और फिर वो रजिस्ट्रार को सबमिट कर देंगे, एंड रजिस्ट्रार देखेगा कि कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऑलरेडी ऐसा नेम एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा, या फिर रिजेंबल तो नहीं कर रहा है किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेम के साथ। अगर ऐसा कर रहा है तो इन दैट केस वो उस मना कर सकता है नेम चेंज करने के लिए, और अगर अगर वो सेटिस्फाइड है तो इन दैट केस वो उनको न्यू नेम से रजिस्टर कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया चेंज ऑफ नेम के रिलेटेड। इसी तरीके से अमेलगमेशन का भी यही प्रोसेस रहता है, इसको हम डिटेल में भी कवर करेंगे, अमेलगमेशन और डिसोल्यूशन का एक वीडियो आएगा आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अमेलगमेशन और डिसोल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। तो फिलहाल के लिए आप यही समझ सकते हैं कि अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस मिलकर कंबाइंड होकर एक यूनाइटेड ट्रेड यूनियन बन जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं अमेलगमेशन। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है, मर्ज करना बेसिकली। ठीक है, फिर आता है सेक्शन 12, दैट इज रिलेटेड टू चेंज ऑफ द हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के अंदर कुछ भी अगर चेंजेस वगैरह होंगे, क्योंकि देखो जितने भी ट्रेड यूनियन के नोटिस भेजे जाएंगे, या फिर कोई भी उनको कुछ भी बताना है, उनको कम्युनिकेशन करना है, तो ऑफिस हेड ऑफिस जहाँ पे होगा उसी एड्रेस पर उनका सारे कम्युनिकेशंस होंगे। तो इसके अगर इसके हेड ऑफिस के अंदर कुछ भी अगर चेंजेस करे जा रहे हैं, तो 14 डेज के अंदर अंदर, जब भी ये चेंज हुआ है उसके 14 डेज के अंदर अंदर नोटिफाई करना पड़ेगा उनको कि दैट देयर इज अ चेंज ऑफ द नेम, चेंज ऑफ द हेड ऑफिस। तो ये किसको बताना होगा, रजिस्ट्रार को बताना होगा उनको विद इन द 14 डेज ऑफ सच चेंज। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द लायबिलिटी रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन। तो इस तरीके से डिसॉल्व करना है अगर ट्रेड यूनियन को, तो उनकी तब भी लायबिलिटी बनती है कि उनको प्रॉपरली नोटिफाई करा जाए, रजिस्ट्रार को एक नोटिस भेजा जाए, स्टैट्यूटरी राइटिंग के अंदर नोटिस उनको भेजा जाएगा रजिस्ट्रार को, दैट कि हम ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व कर रहे हैं। एक नोटिस भेजने के बाद, और वो नोटिस 7 मेंबर्स और सेक्रेटरी के द्वारा साइन करा हुआ होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी सेंट विद इन 14 डेज ऑफ द डिसोल्यूशन। क्योंकि ट्रेड यूनियन खुद को डिसॉल्व कर सकते हैं अपने, इनके सेक्शन 6 के अंदर जो भी उन्होंने रूल्स मेंशन करे हैं ना, उसमें हमने लास्ट में रूल पढ़ा था कि डिसॉल्व करना है ट्रेड यूनियन को, तो उसके रिलेटेड भी उनको रूल्स बताना पड़ेगा उनको कि किस मैनर में डिसॉल्व करा जा सकता है। तो अगर वो मैनर सेटिस्फाई हो रही है तो अपने आप ही ट्रेड यूनियन डिसॉल्व हो जाएगी, और जैसे ही डिसॉल्व होगी उसके 14 डेज के अंदर अंदर एक नोटिस भेजना होगा उनको रजिस्ट्रार के पास, जो कि 7 मेंबर्स और सेक्रेटरी के द्वारा साइंड होना चाहिए। सो दैट इज गिवन इन सेक्शन 27 के अंदर। नेक्स्ट इज एक्सेस टू द बुक्स। सो बेसिकली सेक्शन 20 के अंदर बताया गया है कि ट्रांसपेरेंसी, इंटरनल ट्रांसपेरेंसी को बेसिकली इंश्योर करने के लिए कि जितने भी बुक्स हैं ट्रेड यूनियन के, कोई भी रजिस्टर्स उन्होंने मेंटेन करे हैं, कोई भी रिकॉर्ड्स हैं, वो बिल्कुल ओपन रिकॉर्ड्स होने चाहिए। कोई भी मेंबर ट्रेड यूनियन का आकर उनको एक्सेस कर सकता है। ऑडिट बुक्स भी मांग सकते हैं वो, अकाउंट्स के रिलेटेड कि कहाँ पर कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उसके रिलेटेड भी वो सारी बुक्स वगैरह मांग सकते हैं। तो बेसिकली देखो, डॉक्यूमेंट्स दैट आर ओपन फॉर द इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन रहेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, तो पर्टिकुलरली सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। पहला इसमें आता है अकाउंट बुक्स, जितने भी अकाउंट की बुक्स हैं वो सारी की सारी ओपन रहेंगी। इन कोई भी मेंबर आकर उनको इंस्पेक्शंस कर सकता है, और मेंबर्स की जितनी भी लिस्ट रहेगी वो भी सारी इंस्पेक्शंस करी जा सकती हैं। दीज आर टू बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। तो कौन इंस्पेक्ट कर सकते हैं, किसके पास राइट्स हैं इंस्पेक्ट करने के, तो ऑफिस बेयरर्स इनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड यूनियन के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी इनको एक्सेस कर सकते हैं, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को, राइट, एंड दैट इज गिवन इन द सेक्शन 20। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी टू फाइल रिटर्न्स। सो दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 28 के अंदर बेसिकली दिया गया है कि एनुअल रिटर्न्स उनको फाइल करने होंगे, जितने भी ट्रेड यूनियन के पैसे कहाँ पर खर्च हुए। बेसिकली दे मस्ट सेंड अ जनरल स्टेटमेंट एनुअली टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास एक जनरल स्टेटमेंट उनको देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर उन्होंने कितने कितने खर्चे करे हैं। तो वो सारा रिकॉर्ड, बेसिकली उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, जैसे बैंक से हम बैंक स्टेटमेंट निकाल कर लाते हैं कि कहाँ पर हमने अकाउंट से हमारी कितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो इसी तरीके से एक जनरल स्टेटमेंट उनको रजिस्ट्रार के पास एनुअली सबमिट करना पड़ेगा, यानी कि हर साल उनको सबमिट करना पड़ेगा। इट मस्ट बी ऑडिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर उसको ऑडिट करना होगा उनको। एंड इट शोज द रिसिप्ट्स, एक्सपेंडिचर, एसेट्स एंड एबिलिटीज, ये सारी चीज़ें उनको उसमें दिखानी पड़ेंगी स्टेटमेंट के अंदर। एंड इट मस्ट बी सबमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले पहले उनको ये एनुअल रिटर्न सबमिट करने होंगे। नेक्स्ट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ द रूल्स। सो एवरी ऑल्ट्रेशन इन द रूल्स मस्ट बी सेंट टू द रजिस्ट्रार। अगर कुछ भी रूल्स के अंदर कुछ भी चेंजेस करने हैं, कोई भी ऑल्ट्रेशन करना है उनको रूल्स के अंदर, तो उसका एक नोटिस बेसिकली रजिस्ट्रार के पास भेजना होगा उनको विद इन द 14 डेज, 15 डेज के अंदर अंदर उनको ये टाइम लाइन को प्रिस्क्राइब करा गया फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ द रूल्स। नेक्स्ट है द ब्रॉडर सोशल लाइबिलिटीज़। सो एज पर द नेशनल कमीशन ऑन लेबर, नेशनल कमीशन ऑन लेबर जो है इनके द्वारा अगर हम बात करें,
इन्होंने बेसिकली कुछ और भी सोशल लाइबिलिटीज़ भी इंस्क्राइब करी गई हैं ट्रेड यूनियंस के ऊपर, लाइक से फॉर एग्जांपल फॉर सिक्योरिंग फेयर वेजेस फॉर द वर्कर्स, safeguarding the security of the tenure, improving the working and living conditions, providing educational, cultural, recreational facilities and facilitating the technological advancements। तो इन सब के रिलेटेड ये ब्रॉडर लाइबिलिटीज़ बनती हैं ट्रेड यूनियंस की कि वो ये सारी चीज़ें भी इंश्योर करें। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है और आपको एक क्विक रेफरेंस के लिए देखें तो नंबर्स अगर हम देखें तो सेक्शन 6 के अंदर मैक्सिमम 3 इयर्स का टेन्योर रखा गया है एग्जीक्यूटिव का। सेक्शन 12 के अंदर बेसिकली चेंज ऑफ एड्रेस की जहाँ पर हम बात करें तो 14 डेज़ के अंदर अंदर वो उनको नोटिस देना होगा। एंड एग्जीक्यूटिव की एज की बात करें तो 18 इयर्स उसकी एज रहेगी। एंड 25 सेक्शन के अंदर हमने नेम ऑफ चेंज ऑफ नेम की बात करी थी, जहाँ पर सेक्रेटरी और 7 मेंबर्स के द्वारा साइन होना चाहिए। सेम ही प्रोसीजर डिसोल्यूशन के लिए और अमेलगमेशन के लिए भी होता है, और ये भी 14 डेज़ के अंदर उनको नोटिस भेजना पड़ेगा। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स उनको 31 दिसंबर से पहले पहले उनको सबमिट करने होंगे। एंड अगर कुछ भी रूल्स के अंदर कोई भी चेंज है तो 15 डेज़ के अंदर अंदर उनको नोटिस भेजना पड़ेगा। सो इसके साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस तरीके से, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसे आपको यहाँ पे प्रॉपर एग्ज़ाम्स में किस तरीके से आपको लिखना है उसके सारे के सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी डायरेक्टली ले सकते हैं। बाकी आपको अगर टेलीग्राम का कोई लिंक चाहिए उसका चैनल का तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेकआउट कर सकते हैं और पिन कमेंट भी चेकआउट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको सारे इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो विद दिस हमारा टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है और आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।